नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राइट चॉइस एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग का स्वरों का वर्गीकरण चल रहा था। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्वरों के वर्गीकरण में मात्रा के आधार पर देखा कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर क्या होते हैं। आज हम लोग प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रयत्न के आधार में सबसे पहले जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। पहला है अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग प्रयोग में आता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जैसे इ, ई, ए और ई। दोस्तों, आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये जीभ है और जीभ का ये जो अग्रभाग है इन्हीं में इन स्वरों का उच्चारण होता है। जैसे ई, ए, री। इसके बाद आता है मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग प्रयोग में आता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। जैसे आ। हालांकि आ की जो ध्वनि है वो कंठ से निकलती हुई लगती है, मगर इसका सही उच्चारण है आ। यानी आपका ये जो जीभ है तो ये जीभ का ये मध्य भाग है, उसमें से ये आ स्वर की ध्वनि निकलती है। मध्य स्वर के बाद आता है आपका पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग प्रयोग में आता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे उ, ओ, आओ, आ। ये देखिए जीभ है, जीभ का ये जो अगला भाग होता है ये अग्र भाग कहलाता है और ये बीच का भाग ये मध्य भाग कहलाता है, यानी मध्य स्वर यहाँ से निकलते हैं। और ये जीभ का जो पिछला भाग है यहाँ पर उ, ओ, औ और आ और नवीन ध्वनि आ, जिसमें आप लोग डॉक्टर, फुटबॉल, बॉल लिखते हैं, तो ये होता है आपका नवीन ध्वनि। तो ये पश्च स्वर कहलाते हैं, यानी जीभ के पिछले भाग से जो स्वर निकले, जैसे उ, ओ, औ, आ, ये सारे पश्च स्वर कहलाते हैं। तो दोस्तों, प्रयत्न के आधार पर अभी आपने देखा कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। देखते हैं होठ की स्थिति के आधार पर। होठ की स्थिति के आधार पर पहला है आपका आवृतमुखी स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की आकृति गोलाकार नहीं होती उन्हें आवृतमुखी स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, री, ए और ए। इस स्वरों को बोल करके आप दे सकते हैं। इसके बाद आपका आता है वृत्तमुखी स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की आकृति गोलाकार हो जाती है, यानी होठ आपके गोल हो जाते हैं, उसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे उ, ओ और औ। अब आइए देखते हैं मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसमें पहला आता है आपका समवृत्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह कम खुलता है, जैसे ई, उ, तो समवृत्त स्वर वो कहलाते हैं। जब आप बोलेंगे तो आप देखेंगे कि ई और उ बोलते समय आपके जो मुंह है ना वो कम खुलेंगे, तो ऐसे स्वर समवृत्त स्वर कहलाते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि समवृत्त स्वर कौन कौन से हैं या विवृत स्वर कौन कौन से हैं। दूसरा है आपका अर्धसमवृत्त स्वर। अर्धसमवृत्त स्वर में मुंह जो है समवृत्त स्वर की अपेक्षा थोड़ा
खुल जाता है, इसीलिए इसको अर्धसमृद्ध स्वर कहते हैं, जैसे ए और ओ। तीसरा है आपका विवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुला होता है, जैसे आ, जैसे अब आप जब आ बोलेंगे तो क्या होगा, आपका मुंह खुल जाएगा पूरा। तो जैसे आप आ बोलेंगे तो आपका मुंह खुल रहा है, तो इस प्रकार के स्वरों को विवृत स्वर कहा जाता है। चौथा है अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर के उच्चारण में मुख अधखुला सा होता है, जैसे अ, ए, आओ और आ जो ये ऊपर चंद्रबिंदी का ये चांद जैसा आकार होता है। तो ऐसे में स्वर जो है, मुख जो है वो अधखुले से होते हैं, इन्हें अर्धविवृत स्वर कहा जाता है। अ, ए, औ और आ। अब आइए देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यहाँ हमने कुछ चार्ट बनाया हुआ है, इन चार्ट के माध्यम से आपको समझाते हैं कि किसका उच्चारण स्थान कौन सा है, यानी कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है और कौन सा वर्ग है। अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ से है, इसे कंठस्थ वर्ग कहा गया। ई और ई का उच्चारण स्थान तालु से है, इसे तालव्य वर्ग में रखा गया। ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान ओठ से है, इसे ओष्ठ वर्ग में रखा गया। री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसे मूर्धन्य वर्ग में रखा गया। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ एवं तालु से है, और ओ और ओ का उच्चारण स्थान कंठ एवं होठ है, और इसका वर्ग कंठोष्ठ रखा गया। अब देखिए इन चारों में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कंठ, तालव्य और कंठोष्ठ कैसे पहचानेंगे। अब देखिए आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो इनको दोनों का योग बना लेंगे। आ और ई, आ का उच्चारण स्थान कंठ हो गया और ई का उच्चारण स्थान तालु हो गया, दोनों का योग कर लिया गया तो बन गया कंठ तालव्य। इसी तरीके से आ का उच्चारण स्थान कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान होठ है, और इन दोनों का योग किया गया, बन गया कंठोष्ठ। तो इस तरीके से आपको ये याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और पिक्चर देख के भी आप समझ जाइए कि ये आपका ऊपर का दांत है, ये जीभ है। ऊपर के दांत के में मसूड़े के जो बाद का हिस्सा होता है उसे तालु कहते हैं। तालु के पीछे का जो हिस्सा होता है ये मूर्धा कहलाता है, जहाँ से आप री का उच्चारण करेंगे, या व्यंजन में आप ट, ठ, ड, ढ का उच्चारण करते हैं। इसमें क्या होती है, जीभ थोड़ी सी ट्विस्ट करती है, इसको टच करती है, इसी को ही मूर्धा बोलते हैं। और यहाँ से निकलने वाले जो वर्ण हैं उन्हें मूर्धा में रखा जाता है। मूर्धा के पीछे आपका आता है कंठ। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।